तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेट। और इस मैग्नेट के बारे में आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं और इसी को हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। लेकिन जो पहले आप पढ़े हैं उससे थोड़ा सा इसमें अंतर है, समझे? वो क्या है वो आज आपको हम बताएंगे। एक्चुअल में यहाँ जो मैग्नेट का हम लोग जो यूज करेंगे वह थ्योरी ऑफ कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड करके, गॉसेस थ्योरम से रिलेट्स करके, और हम लोगों ने जो मैग्नेट पढ़ा है उस मैग्नेट में दो तरह का मैग्नेट हमको देखने को मिला है। एक तो सर्कुलर मैग्नेट और दूसरा बार मैग्नेट। तो आप लोग 9th 10th वगैरह में बार मैग्नेट के बारे में पढ़े थे और उसमें आप यही पढ़े थे कि मैग्नेटिक इफेक्टेड जो बॉडी होगा वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे निकेल, क्वार्ट्ज, आयरन, ये सब क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। यानी मैग्नेट का जो पहला प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करने का, ठीक। तो ये सब चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन आज इसको हम लोग चार्ज से कंपेयर करके पढ़ेंगे। मैग्नेट को हम लोग चार्ज से कंपेयर करके पढ़ेंगे। मैग्नेट को हम लोग चार्ज से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो चार्ज तो आप देखे थे कि चार्ज कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। इन्हें पढ़े थे। तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, मूव करता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर लाइन्स ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे। और ये प्रक्रिया वहां तक जाएगा जहां तक इसका फील्ड होगा। इसी ज्यादा थोड़ा लाइन्स ऑफ फोर्स बढ़ते रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि चार्ज ले लिए और लाइन्स ऑफ फोर्स जो है सो हमेशा बढ़ते रह जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसकी कुछ एक फील्ड होगा, उसी फील्ड तक के वो लाइन्स ऑफ फोर्स जो है सो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखा गया कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या था, आर, ठीक। और इससे चार्ज से जो उत्पन्न फोर्स हुआ उस फोर्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बात समझ गए? सेम टू सेम कंडीशन हम लोगों ने जो यहां देखा वही चीज कूलम्ब साहब ने मैग्नेट में देखा। कहां देखा? मैग्नेट में। कूलम्ब साहब तो देखा भाई कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को उन्होंने कहा नॉर्थ पोल। समझ गए? पॉजिटिव को नॉर्थ पोल की साउथ पोल, नॉर्थ पोल, पक्का? और यहाँ पर एक ले लिए उन्होंने साउथ। मतलब मैग्नेट अगर बार मैग्नेट है तो निश्चित तौर पर नॉर्थ पोल टू, एगो में होगा नॉर्थ पोल और दूसरा पोल में होगा क्या, साउथ पोल। और इस तरीके से मैग्नेट क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अभी आपको हम बताएंगे कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव हुआ और उसके पीछे कारण क्या हुआ कि आखिर उसका नाम निगेटिव पड़ा, उसका नाम पॉजिटिव पड़ा। बात समझ गए? तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो दो पोल आपको दिखाई देने लगा। मतलब इसी बार मैग्नेट के बारे में हमको पढ़ना है। अब ये जो आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इस पोल का अपना कुछ स्ट्रेंथ हुआ। पोल के
नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो अपना कुछ स्ट्रेंथ हुआ, कैपेसिटी है, क्षमता, इसी स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या कहते हैं? तो ये पोल स्ट्रेंथ हो गया। तो किस पोल स्ट्रेंथ हुआ? तो किसका पोल है? तो चार्ज का, क्योंकि नॉर्थ पर भी कुछ न कुछ चार्ज है। तो यह चार्ज जो है पोल स्ट्रेंथ हुआ, तो चार्ज का पोल स्ट्रेंथ हुआ। तो चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। तो यहाँ पर लिख दिए क्यू। समझ गए? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मैग्नेट के बारे में। तो यहाँ पर डिनोट कर दिए एम। तो इसको हो गया क्यू एम। समझ गए? ये पहला पोल स्ट्रेंथ है, इसलिए क्यू एम वन भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्यू एम टू भी लिख देंगे। और इस दो पोल के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को फिर से मान लिया गया। बात समझ गए? तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा, इस पोल और इस पोल के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। बात समझे? और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सेम सिचुएशन आपको दिख रहा है? दिख रहा है। जो यहाँ है वही चीज यहाँ है। यहाँ पर बोलते हैं क्या? चार्ज। यहाँ पर क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में कूलम्ब साहब ने क्या कहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या लिखाएगा? ए मैग्नेटिक फोर्स। वहां पर क्या था? यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? ए मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to product of pole of strength of magnet, या pole strength product of pole strength कौन कौन? तो QM1 and QM2 and inversely proportional to square of distance between them। समझ गए? तो यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट। ठीक ना? तो कहीं कहीं इसी टर्म को ऐसे भी लिख दिया K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए उस कांस्टेंट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसमें क्या लिखाएगा? Fm इज इक्वल टू कांस्टेंट K इंटू QM1 इंटू QM2 बटा आर स्क्वायर। समझ में आया? इसमें ये K क्या है? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये K जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट बन गया। मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का जो मान है, वेयर K इजिकल टू म्यू नॉट, कल बताए थे पिछले वीडियो में, म्यू नॉट बटे 4 पाई। यहाँ पर जो यूज करेंगे क्या करेंगे? म्यू नॉट बटे 4 पाई। यानी यहाँ पर जो लिखेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू QM1 इंटू QM2 बटे आर स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? FM का। बात समझे? तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह किस रूप में पूछा जाएगा, वो इसके लिए देखिए, चार्ज को हम किससे रिलेट कर दिए? मैग्नेट से। समझ गए? और यहाँ पर ये क्या यूज किए? मैग्नेट का यूज करके किस लॉ को उपयोग किए? कूलम्ब्स लॉ। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिड्यूस द मैग्नेटिक फोर्स
बाय कूलम्ब्स लॉ। अब जहां कूलम्ब्स लॉ कह दिया तब तो बच्चा कंफ्यूज आता है, और कूलम्ब्स लॉ कहता है तो इसी लगावे लगता है, और वहां पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स के ना डाल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डाल देता है, वहीं पर उसका गलत हो जाता है। समझ गए? तो जो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में पढ़े हैं उसी का हम लोग अभी क्या करेंगे, यूज करेंगे। बात समझ में आया? सेम टू सेम टर्म। तो हमको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ में आ गया? समझ गए? अब हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कंसेप्ट से रिलेट्स कर देना है किसको, मैग्नेट। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा मैग्नेट पढ़ने जा रहे हैं, बार मैग्नेट। यानी मैग्नेट का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, बार मैग्नेट। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बार मैग्नेट पढ़ेंगे, समझे? बार मैग्नेट पढ़ेंगे। बार मैग्नेट का मतलब जो पेंसिल वाला जो मैग्नेट होता है, पेंसिल मैग्नेट जो होता है उसी को बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो दो नॉर्थ पोल के बीच में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल ये है और दूसरा नॉर्थ पोल ये है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, सेम पोल स्ट्रेंथ के बीच में रिपल्सन, डिफरेंट पोल स्ट्रेंथ के बीच में अट्रैक्शन। ये सब तो भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सब बात चीज बताना जरूरी है। नहीं समझते हैं, हमको डायरेक्ट हमको कूलम्ब्स लॉ से रिलेट्स कर देना है मैग्नेट को। तो इस पर क्वेश्चन कैसे रहता है उसी को हम अभी बताएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखिए। तो देखिए, समझो बाबू इस बात। अब आप लोग को कैसे हम समझा रहे हैं, और इसमें कुछ आप पहले जो पढ़ चुके हैं उसी को देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कौन सा पोल है भाई, नॉर्थ पोल। सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा, एक नॉर्थ पोल का और दूसरा साउथ पोल। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को क्या बोलिएगा, QM1, और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को क्या बोलेंगे, QM2, और इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R बोलेंगे। और यहाँ जो उत्पन्न फोर्स होगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, ये डायग्राम बनाने के बाद आप क्या लिखिएगा, ए मैग्नेटिक फोर्स, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे, ए मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चाहे इसको आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखे थे वैसे भी लिख सकते हैं। ए मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो इसको शॉर्टकट में आप पढ़ सकते हैं। कैसे, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में पढ़े थे वो लैंग्वेज वहां भी लिखाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं, एफ है। तो देखिए एफ है, ये मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ना करके क्या बोलिएगा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर कौन है, QM1 और QM2। तो प्रोडक्ट कहता है तो QM1 इंटू QM2। उतना लैंग्वेज नहीं लिखने की जरूरत है, क्या लिख दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। बात समझ में आ गया। एंड मैग्नेटिक फोर्स is inversely proportional to a square of distance between them। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी, समझ गए। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखाया आप पूछो, मैं लैंग्वेज क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि इसको हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेट्स कर रहे हैं, और कूलम्ब्स लॉ आपको पता है। इसको क्या पढ़िएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट याद हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। याद हुआ? इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेट। इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। याद हो गया सबको? क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ ऑफ क्या? मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। स्पष्ट हो गया? चल, डिफिनेशन तो हमको पता चल गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे? Fm इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी, Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Qm1 इंटू Qm2 इंटू 1/r²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमको? Fm इज इक्वल टू Qm1 इंटू Qm2 डिवाइडेड बाई r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? कांस्टेंट। तो Fm इज इक्वल टू कांस्टेंट Qm1 Qm2 बाई r²। और यह कांस्टेंट किसके बराबर होता है? μ0/4π। तो Fm इज इक्वल टू μ0/4π इंटू Qm1 Qm2 बाई r²। और ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? मैग्नेटिक फोर्स का। किसके द्वारा? कूलम्स लॉ के द्वारा। तो ये कूलम्स लॉ का डेरिवेशन है। बात समझे? अब इसका मान वगैरह हम आपको बताते हैं। इसको पहले लिखते हैं। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा कि अभी मैंने क्या लिखा कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या बताया? Fm इज इक्वल टू μ0/4π इंटू Qm1 इंटू Qm2 बाई r²। तो आप लोग के ध्यान में एक बात आ रहा होगा कि सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट का जो मान होता था वह क्या होता था कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁻⁹। तो क्या इसमें भी μ0/4π का कुछ वैल्यू होगा? yes. जी सर। तो आप समझ लीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा कि वेयर μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। 10⁻⁷ वेबर को WB से लिखते हैं। वेबर यूनिट है, समझे? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो पर एम्पियर पर मीटर ये इसका क्या होता है? यूनिट होता है, समझे? μ0/4π का जो वैल्यू होता है वो ये होता है। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है कि 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर या पर एम्पियर पर मीटर किसका यूनिट होता है? तो आप लोग लिख सकते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का यूनिट होता है। समझ गए? समझे? मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू इतना होता है और ये इसका क्या होता है? यूनिट हो जाता है। समझ गए? अब देखिए, यहाँ पर जो Qm1 है इसको क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ठीक, तो निश्चित तौर पर कि पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ आखिर क्या है भाई? पोल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? तो नॉर्थ पोल, आपको हम बताए हैं कि एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो ये नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल और पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल। बात समझ गए? तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इस पर क्या होता है? नेगेटिव। इस पर क्या होता है? पॉजिटिव। इस पर क्या होता है? नेगेटिव। और ये जो इसका ऐसे वाला हम जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस ऑफ
पोल स्ट्रेंथ। इसको क्या पढ़ेंगे? एक्सिस ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो इसको हम लोग एक्सिस ऑफ पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। और एक पोल स्ट्रेंथ का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है? आई एल के बराबर होता है। आई एल के बराबर होता है, यानी कि क्यू एम इजिकल टू आप आई इंटू एल लिख सकते हो। तो ये क्यू एम इजिकल टू क्या हो गया? आई इंटू एल। पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू होता है आई इंटू एल। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? आई पर क्या होता है? एम्पियर। एल पर क्या होता है? मीटर। तो क्या लिख देंगे? एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर। कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, अब यहां से हम लोग इसके वैल्यू को निकाल दिए। इसके वैल्यू को निकाल दिए, पोल स्ट्रेंथ के वैल्यू को निकाल दिए। कि पोल स्ट्रेंथ का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखिएगा? द प्रोडक्ट ऑफ करंट आई एंड इट्स लेंथ इज इक्वल क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। इट्स डिनोटेड बाय क्यू एम, है ना? तो क्यू एम इक्वल टू क्या हो गया? आई एल। इसका यूनिट पूछेगा तो क्या लिख दीजिएगा? एम्पियर मीटर। एम्पियर पर मीटर नहीं, एम्पियर मीटर। तो पोल कई एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो याद रहेगा एम्पियर मीटर। समझ गए? ये आपका यूनिट हो गया। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू हो गया। ये इसलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे बता रहे हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन अब बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अब यहीं से आपके दिमाग में आने लगा होगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी चर्चा किए थे, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अब मैंने बोला कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल का अपना कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा, अपना कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगा। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह क्या होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है। जो इतना एरिया को कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, समझ गए? और मैग्नेटिक फील्ड को वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से डिनोट करते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पर डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। अब बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड को जब बी से डिनोट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते थे, दोनों को देखिए रिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज पता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते थे। तो अब बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन क्या लिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन लिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ लिखाएगा। मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। सेम चीज है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? B इंटू क्यू एम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड दिस। अब बताइए, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू B इंटू क्यू एम। समझ गए? अब बताइए कि यहां से अगर B का जो मान निकाले थे वो क्या लिखे थे? मैग्नेटिक फोर्स बाई क्यू एम लिखे ना? तो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या था? हमेशा न्यूटन। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट अभी हम इसलिए बता दें क्योंकि इसको हम जरूरत था, एम्पियर मीटर। तो B इजिकल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर नहीं हो जाएगा? एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेस्ला, इसीलिए इसका यूनिट टेस्ला भी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला।
तो आप इसका डिफिनेशन क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। डिफिनेशन यहाँ खोजिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ऊपर में क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, नीचे में क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। डिफिनेशन हो गया कि नहीं हो गया, डिफिनेशन हुआ। अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे आप लिख सकते हैं, इसको दूसरे फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल बात है सर, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला Fm/Qm पढ़े। तो Fm का मान यहाँ से खोलिए। Fm का मान क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ देखिए, μ0/4π इंटू Qm1 Qm इंटू Qm डिवाइडेड बाई R² डिवाइडेड बाई क्या, Qm। एगो Qm से एगो Qm कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, B इक्वल टू μ0/4π इंटू Qm/R²। आया बात समझ में, समझे कि नहीं समझे। मैंने इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका सब किसका फॉर्मूला हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो जिस तरीके से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। कोई डाउट है, चलिए इसको देखिए। चलिए, तो जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, दो चार्ज के बीच का जो लेंथ था उस लेंथ और चार्ज के प्रोडक्ट करते थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखिए यहाँ पर एक चार्ज Q था और दूसरा चार्ज भी Q था, लेकिन दोनों चार्ज जो था वो आपका डिफरेंट था। दोनों चार्ज क्या था, डिफरेंट था। और दोनों चार्ज जब डिफरेंट था, लेकिन एक पर अगर प्लस था और एक पर माइनस था, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, इक्वल था। तो यहाँ इसके बीच के लेंथ को L कहते थे। तो यहाँ से जो उत्पन्न इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता था उसको हम लोग Q से डिनोट करते थे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या बनता था, तो यहाँ पर क्या था Q और यहाँ पर Q। तो इसमें हम लोग किससे इलेक्ट्रिक डाइपोल को किस नोट करते हैं, P से। तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, 2Lq। समझ गए। तो यहाँ से P इक्वल टू जो 2Lq था, इसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, पोल स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ होगा। मतलब एक Qm होगा और दूसरा भी आपका Qn ही होगा। और दोनों के बीच का लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 2L होगा। यानी इसके बीचों बीच इसके पहले लेंथ L और इसके पास भी लेंथ L, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 2L। तो ये हो गया आपका पोल स्ट्रेंथ। इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ये भी आपका पोल स्ट्रेंथ होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। समझ गए। तो मैग्नेटिक यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिनोट किया P से, तो मैग्नेटिक डाइपोल को डिनोट करेंगे M से, स्मॉल m से। मैग्नेटिक डाइपोल को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पता करना है तो इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। और यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होना चाहिए, आपको कुछ समझ में आ रहा हो। मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जब चार्ज था तो चार्ज लिखते थे, यहाँ पर कौन है, पोल स्ट्रेंथ है। दोनों के बीच के लेंथ 12 था तो 12 लिखते थे। यहाँ का भी लेंथ कितना है, 12 है। तो यहाँ पर 2L लिखा जाएगा और बगल में क्या लिखा जाएगा, Qm। आए बात समझ। तो मैग्नेटिक डाइपोल का जो फॉर्मूला हुआ वो M इक्वल टू 2Lqm। स्पष्ट हुआ। अब देखिए इसका यूनिट क्या लिखिएगा,
यूनिट। तो ये आपका लेंथ है, 2 तो कांस्टेंट है, उसका तो लिखाएगा नहीं। लेंथ का यूनिट क्या लिखिएगा? मीटर। और मैग्नेटिक डाइपोल का क्या लिखिएगा? एम्पियर मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल का यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर। बहुत बार ये बात पूछा गया है, समझ में आया? तो ये आपका क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल, समझ गए? इसी तरीके से हम लोगों को वहां पर पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, सेम चीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आ जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते थे? एक चार्ज लेते थे Q और दूसरा चार्ज लेते थे Q। एक पर था पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पर था निगेटिव चार्ज। ये निकलता था और ये इधर आ जाता था। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये वाला। तो इसके एंगल थीटा, इस पर भी एंगल थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा। इसके फील्ड को कहते थे E प्लस चार्ज से था E पॉजिटिव, और इधर निकलता था तो क्या बोलते थे? E निगेटिव, है ना? और यहाँ पर एंगल 2 थीटा लेते थे। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये L, ये भी L है ना, ये टोटल 2L। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट के बारे में आपको हम बताए थे। तो क्या डिफिनेशन क्या लिखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या फार्मूला था? बोलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L³ बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर 3/2। यही था? यस सर, यही था। अब बताइए, इसी को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे? इसी को क्या बनाना है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो क्या लिखें? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं? B। तो E कन्वर्ट हो गया किस में? इक्वेटोरियल तो बदलने वाला है नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर कितना लिखना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई। सब उसी से देखिए रिलेटेड है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू, यहाँ 2L³ नहीं होगा, 2L³ होगा। देखिए 2L³ तो यहाँ पर लिख देंगे 2L³ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। ये बदलने वाला नहीं, तो लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर 3/2। है बस समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला याद है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट भी आपको निकालने आ जाएगा। अब बताइए, एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला याद है? तो जहां पे Q है वहां पे QM, और कोई चीज परिवर्तन नहीं हो रहा है। गौर कीजिए इस बात को। जहां पर Q है वहां पर केवल क्या हो रहा है? QM चेंज हो रहा है। और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट आ जाता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का केवल मान रखा जा रहा है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सब जगह से हटा देना है, म्यू नॉट बटे 4 पाई डाल देना है। देखिए कितना सिंपल तरीका हम जोड़ दिए दोनों को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देना है? हटा देना है। क्या जोड़ देना है? समझ में आ गया बात? म्यू नॉट बाई 4। जहां पे Q है उस Q को हटा देना है। क्या लिख देना है? QM लिख देना है। वहां पे चार्ज, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ। समझ गए? टोटल पार्ट जो आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था, वही पार्ट आपका बार मैग्नेट्स में है। बात समझिए?
थोड़ा सा अंतर यही पर जा रहा है कि यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर दे रहे हैं, किसका यूज कर दे रहे हैं, पोल स्ट्रेंथ का और मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का। यही तो चीज बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और कुछ बदल रहा है नहीं ना? तो आप लोग को तो पूरा पढ़ाया हुआ है उधर का सारा पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपका आता है गॉसेस थ्योरम। क्या आता है? पढ़ा है आपने? गॉसेस थ्योरम पढ़े थे। तो गॉसेस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा बताइए? गॉसेस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। स्पष्ट है? गॉसेस थ्योरम में यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्यू एम बाई नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? वहां पर हम लोग क्या करते थे, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। गॉसेस थ्योरम में और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। वहां पर हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई अंतर नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नेट के प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सेम चीज है। इसीलिए मैग्नेट को हम चार्ज से क्या कर देंगे? रिलेट्स करा देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, फाई इजिकल टू ई इंटू एस। फाई इजिकल टू ई इंटू एस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फाई इजिकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर बी इंटू एस। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसको ई से डिनोट कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स है इसलिए इसको बी से डिनोट कीजिए। स्पष्ट है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया जाएगा और एस तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब एरिया ऑफ सरफेस होता है। नहीं तो एरिया ऑफ सरफेस को रखिएगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है, हो रहा है। अब बताइए कि यहाँ पर और यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला आपको पता और इसका भी फॉर्मूला पता है। आप इसको जोड़ के कनेक्ट करके लिख दीजिए, सब चीज आपको पता चल चुका है। समझे? तो गॉसेस थ्योरम के रूप में भी आप इसको डिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? डिड्यूस द क्या पूछिए? डिड्यूस द क्या? गॉसेस थ्योरम है ना? डिड्यूस द गॉसेस थ्योरम को डिड्यूस करना है जी बाय मैग्नेटिक फोर्स। जैसे यहाँ कूलम्ब्स लॉ को किया, वहां पर गॉसेस थ्योरम को करेगा। सब कुछ तो रहेगा, करीब बदल क्या रहा है? मैग्नेटिक कांस्टेंट और पोल डिस्टेंस। बस यहीं पे सब कुछ लगा देना है। गॉसेस थ्योरम को भी आप निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी निकाल सकते हो। मतलब आज का जो चैप्टर्स था, पॉइंट्स था जो बार मैग्नेट का, वो यही था जो मुझे समझाना था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड था, जो आपको हम बता दिए। समझ गए? अब अगले जो दिन हम लोग पढ़ेंगे 18 तारीख को क्लास है आप लोगों का, तो 18 तारीख के क्लास आप लोग का नहीं होगा, तो थोड़ा हमको गाया जाना है। ठीक है, बंद कर।